स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो ये टॉपिक बच्चों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगता है और इसको शुरू करने के पहले हमें मास एंड एनर्जी रिलेशन को भी पढ़ना होगा। अब देखो, इसको हम लोग थोड़ा धीमे चलेंगे और चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, क्योंकि एक बार ये चीज़ अगर समझ आ गई कि क्या चीज़ डील करता है तो आपके लिए रिमेनिंग जो चैप्टर है वो बहुत ही ईजी हो जाता है। डन है क्या? और इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स भी रहते हैं, तो इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो हम लोग शुरू करते क्लास 11 से। तो पूरा क्लास 11 हमने क्या पढ़ने में यूज़ किया? हमने बोला था कोई भी मैटर बोलने से कोई भी मास, खास करके मैटर जिसका मास होता है, कोई भी मास पार्टिकल जब ट्रैवल करता है या यहाँ वहाँ हम रखते हैं तो उसके पास क्या होता है? एनर्जी होता है। क्या बात है? क्लियर है? कोई भी मास के पास अगर वो ऐसे बैठा है तो पोटेंशियल एनर्जी है और दौड़ रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। फिर हमने क्लास 12th में जब सेकेंड पार्ट तक हम आ गए, मतलब फर्स्ट पार्ट में हम लोग आ चुके थे, वहाँ पे हमने बात किया रेडिएशन का। रेडिएशन बोलने से हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हमने पढ़ा था ना, वो चीज़ें, इसके पास भी क्या होता है? एनर्जी होता है। डन है क्या? तो हमने बोला था मैटर के पास भी एनर्जी होता है, रेडिएशन के पास भी एनर्जी होता है। तो कुल मिला के हम क्या कह सकते हैं? मैटर, एनर्जी, वही एनर्जी रेडिएशन है। तो आइंस्टाइन सर ने इसी चीज़ को देखा और उन्होंने बोला, क्या बोला यहाँ पे लिख देते हैं, आइंस्टाइन स्टेटेड दैट, उन्होंने बोला दैट द होल यूनिवर्स, क्योंकि फुल प्रोडक्ट क्या, हम एनर्जी की तो बात करते हैं, द होल यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एनर्जी। जो पूरा यूनिवर्स है वो फाइनल प्रोडक्ट एनर्जी से ही बना है। तो ये मैटर क्या है? मैटर एनर्जी को जब हम कंप्रेस्ड कर देते हैं, ठीक है, एनर्जी मतलब फोटोन, मतलब एनर्जी अगर लाइट के टर्म पे बोलोगे तो रेडिएशन है। तो रेडिएशन मतलब वो फोटोन्स के पैकेट को जब हम इकट्ठा रख के कंप्रेस कर देते हैं तो क्या बन जाता है? वो मैटर बन जाता है। वही जब वो फोटोन्स के पार्टिकल, दैट इज मैटर, जब स्प्रेड अप हो जाता है तो उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? उसी चीज़ को हम कहते हैं आपका एनर्जी बन चुका है वो। नहीं, तो आइंस्टाइन स्टेटेड दैट द होल यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एनर्जी दैट इज important when energy is compressed it behave as मैटर। जब एनर्जी को हम कंप्रेस कर देते तब वो मैटर के जैसा बिहेव करता है। समझ रहे हो ना कि मैटर बोलने से याद है ना आपका सॉलिड, गैस, लिक्विड, जब हम एनर्जी को कंप्रेस कर देते तब वे मैटर के जैसा बिहेव करते हैं। एंड when energy is not compressed it behave as radiation बोलने से अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया। पल्ले पड़ा क्या? तो आइंस्टाइन सर ने क्या बोला, ये जो पूरा दुनिया है, जो ब्रह्मांड है, एक ही चीज़ से बना है, वो चीज़ का नाम क्या दिया हमने? एनर्जी। अब एनर्जी को जब हम कंप्रेस कर देते हैं तब वो मैटर के जैसा बिहेव करता है, और जब ये नॉट कंप्रेस फॉर्म में रहता है तब वो रेडिएशन कहलाता है। क्या ये बातें क्लियर है? और उसके बेस में सर ने एक इक्वेशन दिया, E=mc²। यहाँ तक हमें बातें समझ आता है। तो यहाँ पे बोलने की ज़रूरत नहीं है, m फॉर मास है और c क्या है तुम्हारा? स्पीड ऑफ लाइट। ओके, अब हम धीरे धीरे आ रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ हमें समझ आ चुका है। इसका मतलब क्या है? मैटर बोलो या मास बोलो, अभी हम धीरे धीरे बात करेंगे। दैट इज़ अगर आपको कोई भी मास को एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो c² से मल्टीप्लाई करो। क्या ये बातें क्लियर है? अब देखो, इस चीज़ को मैं तुम्हें समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये तुम्हें जस्ट समझाने के लिए, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। हमने क्या देखा, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियस की, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर ही पूरा चैप्टर चल रहा है। तो हमने क्या देखा, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है आपका? न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं। तो हमने क्या किया, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैंने माना कि मेरे पास यहाँ पे फ्री अवेलेबल, ठीक है, 2 प्रोटॉन है। अच्छा, ये वाले ब्लैक वाले पॉजिटिव चार्ज वाले और ये दोनों न्यूट्रॉन है, मेरे पास भी फ्री अवेलेबल है। ये लोग इकट्ठे नहीं है, फ्रीली अवेलेबल है। तो फ्रीली अवेलेबल है तो इनका मास तुम कैसे निकालोगे बताओ ज़रा। अभी मान लेते हैं फॉर एग्जांपल जब हम ले रहे हैं तो लेट क्या करते हैं, मान लेते हैं
कि मास ऑफ प्रोटॉन इज 2 kg। समझने के लिए मानते हैं जो पॉजिटिव चार्ज है इसका मास है 2 kg और जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है वो है 3 kg। क्या बातें क्लियर है हमें? ये अभी ऐसे फ्रीली अवेलेबल है, ये क्या है, फ्री है, एक दूसरे के साथ नहीं, ये फ्री अवेलेबल है। इसमें प्रोटॉन का मास है 2 kg और आपका न्यूट्रॉन का मास है 3 kg। और मैंने बताया भी था आपका न्यूट्रॉन का मास ज़्यादा होता है। अब मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको मैटर के फॉर्म में कन्वर्ट किया, मैटर के फॉर्म में कन्वर्ट किया, दैट इज़ इसको मास बनाया। तो मैंने इसको कंप्रेस किया, मान लो कि मैंने कंप्रेस किया, जो मैंने कंप्रेस किया इसको, तब एक ऐसा बन जाएगा, ये 2 पॉजिटिव चार्ज आ गए और ये रहे हमारे न्यूट्रल चार्जेस, ऐसे बन गया। क्या ये बातें क्लियर है? वेल एंड गुड। अभी देखो, मैं अगर यहाँ पे इसका मास निकालूँ, अगर मैं इसका मास निकालूँ, जब ये फ्री फॉर्म में था तब इसका मास निकालूँ, दैट इज़ मास कैलकुलेटेड। जब ये फ्री फॉर्म में था इसके हिसाब से जब ये बना इकट्ठा, तो अभी जब देखो, अभी मैं सिंपल अगर बोल दूँ तुम्हें कि तुम्हारे पास यहाँ पे 2 पॉजिटिव बॉल्स है जिसका वेट है 2 kg और 2 ज़ीरो चार्ज वाले बॉल्स है जिसका वेट है 3 kg, तो तुम बताओ ये लोग जब इकट्ठा मिल जाएंगे, इकट्ठा जब जुड़ेंगे तो इसका मास कितना होगा? तो तुम सीधा कैलकुलेट करके बता दोगे, हाँ भाई इसका मास कितना रहेगा। दैट इज़ कितने पॉजिटिव चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज वाले हैं, एक एक का वेट है 2 kg प्लस 2 न्यूट्रल चार्जेस है, एक एक का वेट है 3 kg। तो तुम यहाँ से 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6 करके मेरे को 10 kg बताओगे। क्या ये बातें क्लियर है? तो ऐसे हम मास कैलकुलेट करते हैं। अब क्या हुआ, हमने ये प्रैक्टिकली देखा कि जब मैंने इस तरह मासेस को इकट्ठा रखा, जब ऐसे करके था तो कैलकुलेट करके मेरे पास 10 kg आना चाहिए, लेकिन एक जादू के जैसा जब ये लोग इकट्ठा चिपके तब मैंने जब यहाँ पे निकाला, दैट इज़ मास। अब ये लोग फ्रीली है बोलने से क्या, न्यूट्रॉन है प्रोटॉन है, जब ये लोग इकट्ठा एक जगह चिपक जाते हैं तो हम इसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। तो मतलब जब ये फ्रीली था तो फ्रीली जब हमने देखा तो हमने कैलकुलेशन किया कि हाँ ये जब इकट्ठा जुड़ेंगे तो 10 kg होना चाहिए। जब ये इकट्ठा जुड़ गया और हमने जब इसका मास निकाला, दैट इज़ जब ये न्यूक्लियस बना, हमने जब इसका मास निकाला तो हमें मिला कि 8 kg आ रहा है खाली। क्या बात है, तुम्हें समझ आ रहा है? हमने प्रैक्टिकली देखा है खाली 8 kg आ रहा है। तो हमने क्या बोला, हमने बोला ओ माई गॉड, देयर इज़ अ डिफेक्ट, डिफेक्ट इन मास। इस यहाँ पे मास में डिफेक्ट है। क्यों मास में डिफेक्ट है? क्योंकि भाई हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो एक्जैक्टली आ नहीं रहा है, तो यहाँ पे कुछ डिफेक्ट हो रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। ठीक है, इसी चीज़ को डिफेक्ट इन मास को ही हम बोल देते हैं एक और नाम से, मास डिफेक्ट। यहाँ तक तुम्हें बातें समझ आता है? डन है क्या? ओके, यहाँ तक अगर बातें समझ आता है तो यहाँ मैंने तुम्हें मास के टर्म पे समझाया, दैट इज़। तो यहाँ पे एक नोट लेते हैं, अपना स्वीट नोट लेना शुरू कर देते हैं। नोट, इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पढ़ने के लिए। नोट, दैट इज़ व्हेन ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर वाले, तो न्यूक्लियॉन्स, व्हेन न्यूक्लियॉन्स कंबाइन, जब न्यूक्लियॉन्स कंबाइन होता है, देन देयर इज अ लॉस ऑफ मास। मास में एक लॉस होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, मास डिफेक्ट कहते हैं। यहाँ तक हमें बातें समझ आता है, डन है? यहाँ तक हमें बातें पूरा समझ आता है। अब मैं इसी मास को एनर्जी के टर्म पे कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। तो मैं मान लेता हूँ मेरे पास ये जो यूनिवर्स है, मार्वल का यूनिवर्स है, जिसमें मैं मानता हूँ कि जो हमारे पास यहाँ पे लाइट की स्पीड है वो 1 मीटर पर सेकेंड है। डन है क्या? मैं यहाँ मानता हूँ कि 1 मीटर पर सेकेंड है। तो जैसे ही 1 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा तो आइंस्टाइन के हिसाब से क्या मैं बोल सकता हूँ, मास ऑफ प्रोटॉन अगर इतना है तो एनर्जी ऑफ प्रोटॉन कितना होना चाहिए? असल में तो भाई तुम्हें पता है ना 3 × 10⁸ है। तो आइंस्टाइन की इक्वेशन से अगर मास ऑफ प्रोटॉन 2 kg है और मेरा इस मार्वल का दुनिया में मास ऑफ प्रोटॉन 2 kg है और स्पीड अगर 1 है, तो एनर्जी ऑफ प्रोटॉन कितना आ जाएगा? दैट इज मास 2 प्रोटॉन का 2 kg इंटू स्पीड के स्क्वायर। सो कितना आ जाएगा? 2 × 1, दैट इज 2 जूल आ रहा है एक एक का। सिमिलरली एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन कितना आएगा फिर तुम्हारे पास? मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 जूल आएगा।
फिर ये लोग जब आपस में कंबाइन करेंगे, कितने, दो, दो पॉजिटिव वाले, मतलब 2 2 4 और यहाँ पे 3 3 6, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी भी कितना आना चाहिए था, 10 जूल आना चाहिए था। सिमिलरली यहाँ पे भी 8 kg आ रहा है, इसका मतलब इसमें कितना है, न्यूक्लियस का एनर्जी कितना है फिलहाल, न्यूक्लियस का एनर्जी कितना है, इसको भी निकालने के लिए क्या करोगे, न्यूक्लियस का कितना मास और इस यूनिवर्स का लाइट के स्पीड डाल दिया, तो तुम्हारे पास ये भी 8 जूल निकल के आएगा। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो, अगर मास में लॉस है उसी प्रोपोर्शन में क्या है, तुम्हारा एनर्जी का भी लॉस है। सो हम यहाँ से लिखते हैं व्हेन देयर इज न्यूक्लियस कंबाइन देयर इज ए लॉस ऑफ मास। सो इसी चीज़ को अगर हम आइंस्टाइन के हिसाब से बताएं, इसी चीज़ को अगर हम आइंस्टाइन के हिसाब से बताएं, तो आइंस्टाइन के हिसाब से क्या रहेगा, व्हेन न्यूक्लियस कंबाइन, when nucleons combine there is a loss of energy। क्या बात है, समझ आया? जब दो न्यूक्लियंस कंबाइन होता है तो एनर्जी का लॉस होता है। क्या ये बात है, क्लियर है? इसका मतलब हम यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, अगर मैं यह कंक्लूजन निकालूँ तो इस केस में जब ये मासेस थे 10 kg, जब ये यहाँ पे कंबाइन हुआ 8 kg में, तो यहाँ पे जो 2 kg का मास है ना, वो एनर्जी के फॉर्म में अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है। ओके, वेल एंड गुड। अब ज़रा समझना, अगर मैं इसको न्यूमेरिकल वे में लिखूँ, अगर मैं इसको फॉर्मूला बना के लिखूँ, तो फॉर्मूला बना के मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, फॉर्मूला बना के मैं इस चीज़ को लिखना चाहता हूँ, इसी चीज़ को मैं फॉर्मूला बना के लिखना चाहता हूँ। तो फॉर्मूला बना के लिखने के लिए मेरे पास ए हो सकता है। तो अभी मैं तुम्हें समझाने के लिए तो 2 kg ले लिया था, अभी असल में तो 2 kg है नहीं। सो अभी आ जाते हैं यहाँ पे रियलिटी में, दैट इज लेट मास ऑफ प्रोटॉन का मास को मैं मास ऑफ प्रोटॉन मान लेता हूँ mp। सिमिलरली मास ऑफ न्यूट्रॉन, इसको मैं मान लूँगा मास ऑफ न्यूट्रॉन, लिख दिया। अभी मैं इस चीज़ का सपोज़ जब ये न्यूक्लियस बना तो मेरे हिसाब से कैलकुलेशन के हिसाब से कितना मास इसका बनना चाहिए, दैट इज़ हमें पता है अगर एक न्यूक्लियस है, ठीक है, अगर मैं हीलियम को ही लेता हूँ, चलो हीलियम 2 4, अभी एक न्यूक्लियस है तो मुझे पता है ए क्या है, न्यूक्लियस में मास कौन करता है, एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस का मास। ए बन गए मेरे पॉजिटिव चार्ज, ये बन गए मेरे न्यूट्रल वाले। क्या ये बात है, क्लियर है? इस केस में इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। इसको क्या बोलते हैं, नहीं, ऊपर वाले को एटॉमिक मास, नीचे वाले को एटॉमिक नंबर। तो अगर मैं तुम्हें सिंपली पूछ दूं तो तुम यहाँ पे क्या करते, इसका मास अगर निकालते तो सिंपल सी बात है, तुम अगर निकालते तो तुम यहाँ पे लिखते हैं कितने यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस हैं, 2 पॉजिटिव चार्जेस है, दैट इज़ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, प्लस कितने यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस है, सिंपल सी बात है, तुम a माइनस जेड करते हैं, दैट इज़ 2 करते हैं, 2 मास ऑफ न्यूट्रॉन। अभी इसको अगर मैं इसी फॉर्मूले में लिखूँ ए जेड और ए के टर्म पे, तो इसको कैसे लिख दोगे, मास जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होता है, दैट इज़ नीचे वाला नंबर तो कन्फर्म है, दैट इज़ 2 की जगह में जेड लिखा, मास ऑफ प्रोटॉन लिखा, प्लस यहाँ पे 2 तुमने कैसे निकाला था, दैट इज़ तुमने 4 माइनस 2 किया था, मैंने पहले ही बताया था, दैट इज़ ए माइनस जेड किया था तुमने, ए माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ से मैं अगर निकालूँ दैट इज़ इतना आना चाहिए। देयरफॉर मैं जब कैलकुलेट करूँगा मास, जब ये कंबाइन होंगे तो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा, जेड मास ऑफ प्रोटॉन प्लस एटॉमिक नंबर वाला मतलब क्या बोलते हैं, प्रोटॉन का तो हो गया, अभी न्यूट्रॉन के लिए क्या ए माइनस जेड करोगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा और मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये मेरे पास कैलकुलेटेड आना चाहिए। नाउ हमने देखा कि मास ऑफ न्यूक्लियस कुछ और आता है। नाउ लेट मास ऑफ न्यूक्लियस जो हमारे पास निकल के आता है जो कि कम आएगा, दैट इज एम ऑफ न्यूक्लियस लिख दिया मैंने। देन द डिफेक्ट या फिर आपका क्या लॉस इन मास ऑफ द न्यूक्लियस, क्योंकि ये जब इकट्ठा होना चाहिए था तो 10 आना चाहिए था, लेकिन जब इकट्ठा हुआ तो 8 आया, दैट इज पूरा न्यूक्लियस का द डिफेक्ट, दैट इज द डिफेक्ट दैट इज इन न्यूक्लियस, दैट इज
that is the mass defect. The mass defect, that is loss in mass of the nucleus, can be given as, हमने कैलकुलेटेड किया था, कैलकुलेटर वाला हमेशा ज़्यादा आता है, कैलकुलेट हमने कितना किया था, z मास ऑफ प्रोटॉन प्लस a माइनस z मास ऑफ न्यूट्रॉन, इसमें से जो असल में मास ऑफ न्यूक्लियस आए इसको माइनस करेंगे तो हमें डिफेक्ट पता चल जाता है, जैसे यहाँ पे 2 kg पता चला था। क्या ये बातें क्लियर है, डन है क्या, यहाँ तक हमें समझ आया, वेल एंड गुड। अभी यही जो डिफेक्ट वाला मास है, यही जो, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कितना एनर्जी कन्वर्ट हुआ तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे मास में चेंज कितना आया, 10 कैलकुलेशन के हिसाब से आना चाहिए था बट 8 आया, दैट इज़ 10 आना चाहिए था बट 8 आया, दैट इज़ 2 kg। तो यहाँ पे जो 2 kg है, 2 मास इंटू यहाँ पे अपना लाइट जो 1 माना था, तो यहाँ पे 2 जूल का एनर्जी लॉस हुआ था। क्या ये बातें क्लियर है? सो हम अगर यहाँ पे लिखें देयरफॉर, सो यहाँ से कितना लॉस ऑफ एनर्जी हुआ था, यहाँ से कितना लॉस ऑफ एनर्जी हुआ था, ये जो लॉस ऑफ एनर्जी है ना, ये जो लॉस ऑफ एनर्जी है इसी को हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। अब कैसे, अभी मैं बताऊंगा कुछ देर में, ठीक है, अभी बताऊंगा। इसी के जो लॉस ऑफ एनर्जी, इसी को हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पे जो लॉस ऑफ एनर्जी हुआ जिसको हम बाइंडिंग एनर्जी कहेंगे, लेट इट बी नेम बी ई, ये हम कैसे निकाला, कैसे निकाले हमने, ये मासेस में कितना चेंज आया, मासेस में कितना चेंज आया डेल्टा एम और स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर करके। सो यहाँ से हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला आता है डेल्टा एम सी स्क्वायर। जब तुम इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करोगे तो सी का वैल्यू 1 नहीं लेना, सी का वैल्यू इसी को ही लेना, डन है क्या। अब मैंने तो यहाँ पे ले लिया था मेरा यूनिवर्स में 1, तुम लोग इसको लेना। यहाँ तक तुम्हें बातें समझ आया? तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी का लॉस हुआ, किसका हुआ, पूरा न्यूक्लियस का हुआ, दैट इज दिस लॉस ऑफ एनर्जी। ये जो लॉस हुआ जिसको हम अभी क्या बोलेंगे, कुछ देर में बाइंडिंग एनर्जी बोलेंगे। सो दिस लॉस ऑफ एनर्जी जिसको अभी हम बाइंडिंग एनर्जी बोलेंगे इज फॉर कंप्लीट न्यूक्लियस, कंप्लीट न्यूक्लियस, ठीक है ना। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं, दैट इज उसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर, नहीं क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास नंबर। यहाँ तक बातें क्लियर है क्या? सो दिस लॉस ऑफ एनर्जी दैट इज आपका बाइंडिंग एनर्जी इज फॉर कंप्लीट न्यूट्रॉन, कंप्लीट न्यूक्लियस। सो एक एक में कितना लॉस हुआ, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी दैट इज आपका लॉस ऑफ एनर्जी असल में, ठीक है ना। लॉस ऑफ एनर्जी है लॉस ऑफ मास पर न्यूक्लियन, एक एक न्यूक्लियन कितना लॉस किया, दैट इज बी ई डिवाइडेड बाई कितने हैं, इस केस में 4 थे। अभी अगर तुम्हारे पास बड़े न्यूक्लियस है तो उसका एटॉमिक नंबर आ जाएगा, दैट इज बी ई बट्टा ए इजिकल टू कितना आएगा, डेल्टा एम जो लॉस हुआ सी स्क्वायर बट्टा उसका एटॉमिक मास। इस केस में डिवाइड बाई 4 करने से आ जाता था, अभी डिवाइड बाई 4 करेंगे दैट इज 2 जूल का लॉस हुआ, डिवाइड बाई 4 करेंगे कितना आएगा 0.5 जूल। तो एक एक ने कितना लॉस कर दिया, 0.5 जूल लॉस कर दिया था। सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना होता है, इसका फॉर्मूला डेल्टा एम सी स्क्वायर बट्टा इसका एटॉमिक मास नंबर। यहाँ तक बातें समझ आया? अभी इस लॉस ऑफ एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जी क्यों कहते हैं, इस चीज़ को समझो। इस लॉस ऑफ एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जी क्यों कहते हैं, इस चीज़ को समझो। तो इसको मैं समझाने के लिए तुम्हें सिंपल से एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज एक प्रोटॉन है और यहाँ पे एक न्यूट्रॉन है। अभी कन्वीनियंट के लिए मैं तुम्हें बोलता हूँ कि इनके पास स्टार्टिंग में इसके पास 2 kg का मास है, मेरा यूनिवर्स में लाइट का स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड मैंने माना, तो 2 kg का मास है, तो इसके पास एनर्जी कितना होगा एम सी ए स्क्वायर, दैट इज़ आपका 20 इंटू 1 के स्क्वायर में दैट इज़ 20 जूल का एनर्जी है। सिमिलरली इसके पास भी 20 kg है, मैं समझाने के लिए मान रहा हूँ 20 kg है, तो इसके पास भी एनर्जी कितना आएगा, आपका न्यूट्रॉन के पास भी कितना आएगा 20 जूल का एनर्जी है। अब क्या किया, ये लोगों को मस्ती सूझा, मस्ती सूझने के बाद ये लोग कुछ भी तरीका करके आपस में कंबाइन हो गए, कुछ भी तरीका करके ये लोग क्या करें, आपस में कंबाइन हो गए। अब जब कंबाइन हो गया तो हमने क्या देखा कि कंबाइन होने के बाद इनके पास जो एनर्जी आ रहा है लेट इट बी 38 जूल आ रहा है। कितना आ रहा है, 38 जूल आ रहा है, दैट इज इनका मास आ रहा है 38 kg, तो इनके पास एनर्जी कितना रहेगा 38 जूल रहेगा। और मेरे यूनिवर्स में 1 मीटर का, ठीक है ना, 1 मीटर पर सेकेंड लाइट का स्पीड है। अभी समझना ज़रा, अभी अगर मैं बोलूँ या कुछ भी करूँ
क्या ये 38 जूल वाले वापस कन्वर्ट हो सकते 20 जूल एंड 20 जूल में? आंसर इज नो, नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये लोग जब सिंगल थे तब इनके पास 20 जूल ऑफ एनर्जी था, 20 था। जब कंबाइन हो गए 38 हो गए। यहाँ से क्या हुआ? 20 जूल इन द फॉर्म ऑफ, अगर मास डिफेक्ट में बताओगे दैट इज कितना, 2 kg का मास डिफेक्ट आ रहा है। एनर्जी में बताओगे तो दैट इज 2 जूल का एनर्जी डिफरेंस आ रहा है। ये क्या हो चुका है? ये लॉस हो चुका है, यहाँ से निकल गया, एनर्जी लॉस हो गया। तो अभी अगर ये लोग वापस जाना चाहते हैं तो दोनों को 20 नहीं मिलेगा। अभी अगर मैं 38/2 ही कर दूँ तो कितना आएगा? 19 ही मिल पाएगा। लेकिन ये लोग अकेला जब रहते तो 20 रखते हैं। अभी यहाँ पे अगर इसमें से अगर लोग अकेला जाएंगे तो 19 मिलेगा, 20 नहीं मिलेगा। मतलब उन लोग एग्जिस्ट करेंगे तो 20 में करेंगे, दैट इज 20 जूल में करेंगे या 20 kg मास में करेंगे। 19 kg में वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। क्या ये बातें क्लियर है? तो इस वजह से क्या होता है, जैसे ये लोग एनर्जी को लॉस कर देता है ना, जो एनर्जी ये लोग लॉस करते हैं या फिर जो मास को ये लोग लॉस करते हैं, जिसे हम मास डिफेक्ट कहते हैं, तो इसी के वजह से अगर मैं सपोज मैं इन्हीं लोगों से ही पूछ दूं कि भाई तुम लोगों ने शादी किया, करने के बाद अभी 38 जूल का रखे हो, ठीक है, तुम लोगों ने आपस में आ गया, आके 38 जूल का कुछ भी रखे हो, अभी फिर तुम लोग वापस क्यों नहीं जा रहे हो बताओ? तो लोग क्या बोलेंगे कि ये जो 2 जूल एनर्जी है इसकी वजह से हम वापस नहीं जा रहे हैं। मतलब हम क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि हमारे पास 2 जूल एनर्जी नहीं है। तो इसी को हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। अब बातें क्लियर हुआ ना कि लॉस ऑफ एनर्जी को मैं क्यों बाइंडिंग एनर्जी बोल रहा था? क्योंकि ये जो लॉस हुआ इसी की वजह से लोग चिपके हुए हैं यहाँ पे। यहाँ तक हमें बातें समझ आता है? ओके। तो सपोज अगर मैं कोई भी तरीके से इनको, कोई भी एक्सटर्नल वे से इनको ये 2 जूल एनर्जी दे देता हूँ, मैं कोई भी तरीके से इनको ये 2 जूल एनर्जी दे देता हूँ, क्या ये वापस जाएंगे? क्वेश्चन, हाँ ये वापस जाएंगे। अगर मैं एक्सटर्नल एनर्जी दे दूँ तो वापस जाएंगे। और अगर आपने कभी ध्यान से देखा, मतलब ध्यान से देखा तो होगा ही, आप लोगों ने बचपन में जब पढ़ा था ना कि न्यूक्लियस बम्बार्ड किया जाता है, तो वहाँ पे हीलियम न्यूक्लियस में तो कुछ एक फायर किया जाता है ना। अभी अगर मैं बोलूँ हीलियम न्यूक्लियस, उसके अंदर है ही क्या भाई? वो तो हीलियम दैट इज अल्फा पार्टिकल, सॉरी अल्फा पार्टिकल, वो हीलियम के न्यूक्लियस है। क्या है उसके अंदर? न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है। उसमें है ही क्या? मास है। दैट इज मास यहाँ पे हम भेजते हैं, जो कि एनर्जी ही है, बट एनर्जी ही है आइंस्टाइन के हिसाब से, कंप्रेस्ड एनर्जी है। और वो एनर्जी यहाँ जाता है। ए एनर्जी जो 38 था, इसको सपोज मैंने और 2 इस अल्फा पार्टिकल को भेज के पूरा कर दिया, तो फिर एक लोग क्या करेंगे? वापस बिखर जाते हैं। क्या ये बातें क्लियर है? डन है क्या? तुम्हें आइडिया मिल चुका है कि लॉस ऑफ एनर्जी, एक बार नोट लेता हूँ, आपका मास डिफेक्ट, उसी को आइंस्टाइन के हिसाब से हम क्या बोल रहे हैं? उसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं लॉस ऑफ एनर्जी। फिर हम जब न्यूक्लियस से पूछ रहे हैं कि भाई तुम लोग वापस क्यों नहीं जा रहे हो, वो लोग क्या बोल रहे हैं? भाई मैंने जो 2 जूल एनर्जी लॉस कर दिया, इसी की वजह से मैं वापस नहीं जा पा रहा हूँ, मतलब इसी की वजह से मैं बंधा हुआ हूँ। दैट इज इस लॉस ऑफ एनर्जी का नाम ही क्या है? बाइंडिंग एनर्जी। क्या है बातें क्लियर है? ये सब एक ही चीज़ के नाम है, बस कन्वर्शन। मास डिफेक्ट डेल्टा एम आया था, इसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए E = mc², डेल्टा एम c² कन्वर्ट कर दिया, एनर्जी में आ चुका है। अब इसी को लॉस ऑफ एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो लॉस हुआ इसी की वजह से ये लोग अभी चिपके हुए हैं। यहाँ तक हमें बातें समझ आता है? डन है। और पर न्यूक्लियस निकालना तो समझ गए होंगे, क्योंकि अभी देखो, अभी इसमें पर न्यूक्लियस कितना आएगा? अभी लॉस कितना आया था? यहाँ पे 2 जूल आया था, तो 2 जूल बट्टा इसका एटॉमिक नंबर, ये जो न्यूक्लियस बना है इसका एटॉमिक नंबर कितना है? एक पॉजिटिव एक न्यूट्रल, दैट इज 2, तो 1 जूल पर न्यूक्लियस। पहले पढ़ा, तो यहाँ मैंने एटॉमिक मास नंबर डाल दिया था, दैट इज न्यूक्लियस के अंदर कितने क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन्स है और प्रोटॉन्स है। यहाँ तक हमें बातें समझ आया? डन है। ओके। अभी हम बात करते हैं बाइंडिंग एनर्जी स्टेबिलिटी की, बात करते हैं न्यूक्लियस स्टेबिलिटी की। ये भी एक टॉपिक छूट जाता है, तो न्यूक्लियस स्टेबिलिटी। ओके। अभी सपोज ऐसे कुछ कंबाइन हुआ, कंबाइन होने के बाद हमारे पास एक में आया है जाके लो बाइंडिंग एनर्जी, और एक में आया है हाई बाइंडिंग एनर्जी, हाई बाइंडिंग एनर्जी। तो जब भी तुम्हारे पास इस तरह लो बाइंडिंग एनर्जी आएगा ना, तो तुम अपने माइंड के अंदर बोलना लो बाइंडिंग एनर्जी मतलब क्या है? लो लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी। लो बाइंडिंग एनर्जी कब आएगा? जब वो लेस एनर्जी को लॉस करेगा। लेट से 2 जूल लॉस किया, खाली उसने 2 जूल लॉस कर दिया। हाई बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या निकलेगा फिर?
हाई लॉस ऑफ एनर्जी, हाई लॉस ऑफ एनर्जी मतलब ज़्यादा किया है, लेट से 10 जूल लॉस कर दिया। अभी तुम बताओ इसने ज़्यादा लूज़ किया है, तो अगर इसको फ्री होना है, इस न्यूक्लियस ने ज़्यादा लॉस कर दिया एनर्जी जब ये कंबाइन हुआ, इस न्यूक्लियस ने जब ये कंबाइन हुआ तो लेस -2 जूल लॉस कर दिया। तो अगर इसको भी सेपरेट होना है, दैट इज़ ये लोग अभी जुड़े हुए हैं, कितना 2 जूल की वजह से जुड़े हुए हैं। अभी इसको अगर सेपरेट होना है तो खाली 2 जूल ही सप्लाई कर देना है, ये लोग फिर सेपरेट हो जाएंगे, दैट इज़ न्यूक्लियस फिर सेपरेट हो जाएंगे। इसका मतलब लो बाइंडिंग एनर्जी है, इसका मतलब क्या है, लो एनर्जी लूज़ हुआ है, उसमें से लो एनर्जी लूज़ हुआ है, तो एटमॉस्फेयर से अगर वो एनर्जी मिल जाता है तो ये लोग वापस खुल जाएंगे। पल्ले पड़ा, इसको भी उल्टा वे में पढ़ना, कम एनर्जी लॉस किया है इसीलिए ये लोग कम जोर से आपस में चिपके हुए हैं। अगर एक्सटर्नल बाहर से नेचर अगर इसको वो कम एनर्जी दे देगा तो फिर वापस खुल जाएगा। डन है, तो मतलब लो बाइंडिंग एनर्जी है, मतलब लो एनर्जी लॉस किया है, इसका मतलब क्या है, ये लोग उतने स्टेबल नहीं होते। समझ रहे हो क्या, लेस स्टेबल न्यूक्लियस। सो यहाँ से नोट याद रखोगे, लो बाइंडिंग एनर्जी है तो लो स्टेबल है, मतलब लेस स्टेबल है। यानी हाई बाइंडिंग एनर्जी मतलब वो लोग जब आपस में जुड़े तो उन्होंने काफ़ी एनर्जी लूज़ कर लिया, मतलब क्या है, अभी उसको बाहर से काफ़ी एनर्जी लेना पड़ेगा तभी ये लोग सेपरेट हो पाएंगे। क्या बात है, क्लियर है, बाहर से काफ़ी एनर्जी लेना पड़ेगा, मतलब काफ़ी एनर्जी हमें देना पड़ेगा। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है, डन है क्या, तो उसको बाहर से काफ़ी एनर्जी लेना पड़ेगा तभी वो लोग दोबारा सेपरेट हो सकते हैं। अभी वो लोग जुड़ने का टाइम जुड़ गए, एनर्जी ज़्यादा बाहर लूज़ करके फिर जुड़े, अभी उसको अगर सेपरेट भी होना है तो बाहर से काफ़ी एनर्जी लेना पड़ेगा, डन है क्या, और बाहर में उतनी एनर्जी हो सकता है अवेलेबल ना ही हो, डन है क्या। तो यहाँ पे मैं अगर लिखूँ ए वाला न्यूक्लियस, ये लोग जब आपस में जुड़े तो उन लोगों ने लेट से -10 जूल का कर दिया, मैंने समझाने के लिए बस -10 जूल किया है, यहाँ पे मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है चीज़ है। तो ज़्यादा एनर्जी लूज़ कर दिया तो बाहर से इसको ज़्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, दैट इज़ ज़्यादा एनर्जी का 100 मान लेते हैं, ज़्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट पड़ेगा तभी ये लोग दोबारा अलग अलग होके घूम सकते हैं। इसका मतलब क्या है, बाहर से ज़्यादा एनर्जी जब आएगा तब ये लोग फ्रीली मूव करेंगे, मतलब सेपरेट हो जाएंगे न्यूक्लियस। इसका मतलब क्या, ज़्यादा एनर्जी जब मिलेगा तब, और ज़्यादा एनर्जी नेचर में उतना है नहीं, तो इसलिए जिनका बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होता है वो लोग क्या होते हैं, हाई स्टेबल होते हैं, हाईली स्टेबल न्यूक्लियस होता है। अब देखोगे सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी आपका आयरन के पास है, आयरन पल्ले पड़ा क्या, आयरन का न्यूक्लियस काफ़ी बढ़िया होता है, डन है। तो यहाँ तक तुम्हें आइडिया मिल चुका है। तो हमने इस पूरे इसमें क्या बात किया, हमने बात किया आइंस्टाइन के हिसाब से एनर्जी बोलो या मास बोलो वो एक ही, मतलब क्या बोलते हैं, रेडिएशन बोलो या मैटर बोलो, एक ही चीज़ है, एनर्जी का ही रूप है। मैटर में एनर्जी कंप्रेस्ड है, रेडिएशन में एनर्जी स्प्रेड है, डन है क्या। फिर हमने यहाँ पे स्टडी किया, जब हमारे पास यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज और 2 न्यूट्रल चार्ज मतलब न्यूट्रॉन्स अवेलेबल है, अगर वो इकट्ठा एक न्यूक्लियस बनाए तो हमने देखा कि हाँ कैलकुलेट किया, तो हमने 2 kg वगैरह मान के 2 kg 3 kg मान के हमने कैलकुलेट किया, हमने देखा अगर वो कंबाइन होते हैं तो 10 kg का मास बनना चाहिए, लेकिन जब वो कंबाइन हुआ हमने देखा 8 kg है, तो फिर हमने क्या बोल दिया, अरे भाई देयर इज़ अ डिफेक्ट इन आवर कैलकुलेशन, तो हमने उसको नाम डाल दिया मास डिफेक्ट। अब वही मास डिफेक्ट यहाँ पे क्यों हुआ उसको जस्टिफाई करने के लिए हमने आइंस्टाइन का थ्योरी को लगाया। हमने क्या बोला, ये जो मास में जो चेंज आया असल में मास एनर्जी के फॉर्म में बन के एमिट हो गया। फिर हमने उसको एनर्जी के टर्म पे भी समझा। फिर हमने यहाँ पे एक नोट लिया कि जब कोई दो न्यूक्लियॉन्स या फिर मतलब जब बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स एक साथ कंबाइन होता है तो उनके मास में लॉस होता है। अब वही आइंस्टाइन के हिसाब से दैट इज़ मास में लॉस होता है, मतलब क्या है, वही मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। फिर हमने इसका फॉर्मूला निकाला कि लेट वगैरह करके, ठीक है। तो हमने देखा कि न्यूक्लियस का जो मास डिफेक्ट आना चाहिए वो इतना आना चाहिए, और जो मास डिफेक्ट है दैट इज़ जो मास में लॉस हुआ था वही एनर्जी के फॉर्म में बन के निकलता है। ये हो गया। फिर बाइंडिंग एनर्जी हमने इसको नाम दिया। फिर हमने उसको यहाँ पे समझाता क्यों ये बाइंडिंग एनर्जी, क्योंकि ये जो एनर्जी लॉस हुआ है उसी की वजह से ये लोग यहाँ पे चिपके हुए हैं, नहीं क्या, क्योंकि लोग वापस जा नहीं सकते। अभी एनर्जी छोड़ दिया, 20 रुपये इसके पास था, 20 रुपये इसके पास था, दोनों ने इकट्ठा मिला 18 रुपये का बोलते हैं, 38 रुपीज़ रखे, तो अभी घर जाने के लिए क्या 20 रुपये देके तो जा नहीं पाएंगे ना, तो इकट्ठा ये लोग हैं, मतलब वो जो एनर्जी लॉस है उसी की वजह से लोग चिपके हुए हैं। तो इसी एनर्जी लॉस को हम क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। तो हमने यहाँ पे लिख लिया मास डिफेक्ट, जिसको आइंस्टाइन के हिसाब से हम कन्वर्ट कर सकते हैं लॉस ऑफ एनर्जी में, और यही लॉस ऑफ एनर्जी की वजह से लोग चिपके हुए रहते हैं, तो इसको हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी।
डन है। फिर हमने यहाँ देखा लॉस ऑफ एनर्जी किसका, पूरा न्यूक्लियस का हुआ था। अगर एक एक न्यूक्लियन कितना पैसा लूज़ किया है पता करें तो डिवाइड बाई एटॉमिक मास नंबर कर देंगे। क्यों, क्योंकि एटम के मतलब न्यूक्लियस के अंदर है ही क्या, न्यूट्रॉन है या प्रोटॉन है, और जिसको हम एटॉमिक मास नंबर से लिखते हैं, सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। डन है क्या। फिर हमने स्टडी किया न्यूक्लियस स्टेबिलिटी। तो लो बाइंडिंग एनर्जी मतलब क्या है, लो एनर्जी लूज़ किया है, उसको लो एनर्जी अगर गलती से मिल जाता है तो वो लोग न्यूक्लियस सेपरेट हो जाएगा। अगर न्यूक्लियस ही सेपरेट हो गया तो एटम्स का एग्जिस्टेंस खत्म। पल्ले पड़ा, तो मतलब लो बाइंडिंग एनर्जी वाले लेस स्टेबल होते हैं। फिर हमने हाई बाइंडिंग एनर्जी देखा है, जब दो क्या बोलते हैं, जब न्यूक्लियस कंबाइन होते हैं तो ज़्यादा एनर्जी को लॉस करके इकट्ठा चिपकते हैं। तो बाहर से अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगा तभी ये लोग सेपरेट होंगे, और बाहर से उतना ज़्यादा एनर्जी मिलना पॉसिबल नहीं होता है। तो उस केस में लोग क्या होता है, हाईली स्टेबल न्यूक्लियस होता है। क्या बात है, क्लियर है। तो ये था हमें बाइंडिंग एनर्जी का एक मोटा मोटा आइडिया मिल चुका है। इसके बाद हम एक एक न्यूक्लियस को, दैट इज़ हमारे पास 180 एलिमेंट्स है ना, इसमें से हम कुछ एलिमेंट्स को लेके स्टडी करेंगे। इनका न्यूक्लियस का जो बाइंडिंग एनर्जी है इसको हम स्टडी करेंगे ग्राफ के फॉर्म में, जिससे हम कुछ मेजर्स कंक्लूजन निकालेंगे। डन है क्या। और हम लोग का बचपन में जो भी डाउट था ना फिजन फ्यूजन वगैरह का, वो सारा हम उसमें से धीरे धीरे क्लियर करते रहेंगे। क्या बातें क्लियर है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसी का जो ग्राफ है, एक बड़ा सा ग्राफ जो कॉम्प्लिकेट लगता है बच्चों को, उसको हम बहुत बढ़िया से स्टडी करेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।